अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है यार तुम लोगों का। तो अब हम थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को देखते हैं, जो कि बेसिकली इट्स द की ऑफ दिस चैप्टर। और मैं ज्यादा टाइम तुम लोगों का नहीं लूंगा, और ये इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इतनी बड़ी। इट्स रियली इजी, ठीक है, इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स डाइव इनटू इट, राइट। कंसिडर करो एक सी सॉ है, ठीक है, एक सी सॉ है तुम लोगों के पास। आई एम टॉकिंग अबाउट द केस नंबर 1, केस नंबर ए, राइट। तो एक सी सॉ है जिसके ऊपर एक वेट है, ठीक है, 8 kgs वेट, 8 kgs मैथ बेसिकली। और दूसरी साइड पर है 4 kg का वेट, राइट, 4 kg। और ये आपका पिवट है, राइट। पिवट होता है जिस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन होती है, ये हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर। एंड दैट इज द डिस्टेंस बेसिकली, दिस इज द डिस्टेंस डी, या फिर जिसे हम बोलेंगे 4 मीटर्स। हम डिस्टेंस रखते हैं कि 4 मीटर्स फ्रॉम द पिवट है 8 kg मैथ। और दूसरी तरफ दिस इज ऑल्सो 8 मीटर्स, ठीक है, 4 मीटर्स, ठीक हो गया। दिस इज ऑल्सो 4 मीटर्स अवे फ्रॉम द पिवट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट, कि अब मोमेंट क्या होगा यार। अगर 4 kg का मैस है तो इसका वेट कितना होगा बेसिकली, बिकॉज वेट ही इसकी फोर्स अप्लाई करेगी। सो 4 kg टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। बेसिकली मैंने W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लगाया है, राइट। मैस इज 4 एंड ग्रेविटी इज 10। और सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं वेट इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लगाऊं, तो जो बेसिकली वेट जो फोर्स है दैट इज 8 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, राइट। सो 80 न्यूटन की फोर्स एक तरफ और 40 न्यूटन की फोर्स एक तरफ, राइट। तो अब हमने इसका कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट टिल्ट किस तरफ होगा। बेसिकली तुम लोगों को यहाँ पे इजीली दिख जाएगा, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि यहाँ पे इसको किस तरफ टिल्ट करना चाहिए। लेकिन हम इसे न्यूमेरिकली साबित करेंगे, हम इसे मैथमेटिकली देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं देखूं पिवट का, तो पिवट की टुवर्ड्स द राइट, जो पिवट का राइट है दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, यप, दैट विल डू इट। तो अगर ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, राइट, हमने बात की थी कि अगर ये पिवट है आपका तो इस तरफ से रोटेशन आएगी एंड दैट इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली जो अलग तरीका है जो यहाँ पे है, जो दूसरी तरफ है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करवाएगा। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन होगी किस जगह पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को माइनस कर दूंगा, दैट विल सॉल्व इट। सो अगर पहले मैं निकालता हूँ उनके मूवमेंट्स कितने हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है बेसिकली, तो मैं ये कैलकुलेट करता हूँ। सो 80 टाइम्स 4 बेसिकली मोमेंट इज इक्वल्स टू, जो हमने कैलकुलेट किया था कल, जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज FD, राइट। फोर्स यहाँ पे आपकी वेट की फोर्स है जो कि 80 न्यूटन से है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कॉज करेगा, और जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट दैट इज 4, राइट, 4 मीटर्स। सो 80 टाइम्स 4 gives you 320. सिमिलरली क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका 40 न्यूटन है, ये बेसिकली आपका जो वेट है, आपका जो फोर्स है दैट इज 40, और डिस्टेंस हुई 4 मीटर्स, एंड दैट गिव्स यू 160 न्यूटन मीटर, राइट। तो कौन सा बड़ा मूवमेंट कॉज करेगा, कौन सी बड़ी रोटेशनल है, कौन ज्यादा रोटेशन किस जगह पे है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज विंस द मैच, ठीक हो गया, इट विंस द मैच। तो क्योंकि 320 इज ग्रेटर देन 160, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ घूमेगा, ये सीसॉ, और ये इस तरफ जाएगा, मतलब ओवरऑल ये इस तरफ जाएगा। असल में बेसिकली पहले जब वो राइट की तरफ बेंड था तो हमने यहाँ पे 8 kg का ब्लॉक उठा के रख दिया, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट ये बेंड करेगा, ये लेफ्ट की तरफ पुल आउट करेगा, ठीक हो गया। अगर मैं निकालता हूँ कि अब जो नेट रिजल्टेंट कितना है, जो रिजल्टेंट कितना है, दैट इज 320 माइनस 160, 160 एंटी क्लॉकवाइज, सही हो गया, यानी कि 160 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ ये जाएगा, बेसिकली इसका मतलब ये है। सिमिलरली अगर तुम बी की तरफ भी इसी चीज को अपनाओ, बी की तरफ सारे सिनेरियो को बी की तरफ पुट करो, बस फर्क ये कि
वेट्स को ऊपर नीचे कर दो, यानी कि 4 kg पहले राइट पे था, अब लेफ्ट पे जाएगा, और 8 kg जो पहले लेफ्ट पे था वो राइट पे जाएगा, और आपके पास सिमिलर रिजल्ट आ जाएगा। बट फॉर द सी पार्ट, अगर हम सी की बात करें तो ये क्या शो करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो सी पार्ट है ये थोड़ा सा यूनिक है। ये ना लेफ्ट की तरफ बेंड कर रहा है और ना ही ये राइट की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये दोनों तरफ बेंड नहीं कर रहा है, ये एक अपनी जगह पे साबित है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ये ऐसा होता क्यों है? देखो दोस्तों, जब रिजल्टेंट जीरो आ जाए ना भाई, जब रिजल्टेंट जीरो आ जाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, आंसर जीरो आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि भाई रिजल्टेंट जीरो है। तो जब रिजल्टेंट जीरो हो जाए ना भाई, तो इसका मतलब है कि कोई रोटेशन नहीं हो रही ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बेसिकली जो सीसॉ है इस केस के अंदर, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है इसे हम बोलते हैं ये एक रेस्ट की स्टेट में है, तो ये रेस्ट की स्टेट में रहेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, इस इक्वेशन को इस तरफ पुट कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। और यही बात प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट करता है, राइट? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेसिकली दिखाता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो, जो नेट क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो नेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दे मस्ट बी सेम, दे मस्ट बी इक्वल। यही बात हमने ऊपर साबित की है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि इफ आई पुट इट राइट, it must show कि anti-clockwise movement is equals to clockwise movement. They must be same. और एक ऑब्जेक्ट, एक सीसॉ, एक कोई भी चीज जिसके ऊपर रोटेशन आ रही है, वो अपनी जगह पे स्थापित रहेगा, अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, समझ लो इसको इस तरीके से कि तुम एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? Now think of a car. You are driving a car, right? Or your driver is, driving a car. So consider करो कि ये आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील है। अल्लाह माफ करे, इतना वाहियात किस्म का सर्कल बनाया था मैंने। खैर, दिस इज योर स्टीयरिंग व्हील। ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ होता है भाई। ठीक हो गया? ये आपका स्टीयरिंग व्हील है जो आप चला रहे हो गाड़ी। ठीक हो गया? और ये रहा आपका डिस्टेंस डी। सिमिलरली यही डिस्टेंस डी है, एंड दे बोथ आर इक्वल। ठीक हो गया? ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। प्लीज, अब आप गाड़ी चला रहे हो और आप एक सुनसान रोड पे आगे की तरफ फोर्स लगाते हो ऐसे। ठीक हो गया? आपका छोटा भाई आपके साथ बैठा है, वो नोटी नोटी होता है, थोड़ा नोटी नोटी। ठीक हो गया? वो कहता है कि नहीं भाई, मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा। उसको कीड़ा आता है भाई। ठीक है, बहुत ही खैर, दैट वाज नॉट द वर्ड शुड आई यूज। उसको शरारत आती है। ठीक है, शरारत आती है। उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन चलो कंसिडर कर लो। वो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाता है सिमिलर मैग्नीट्यूड की। दीज बोथ फोर्सेज आर सेम, राइट? और ये दोनों बोथ डिस्टेंस आर सेम। तो अगर मैं इस फोर्स का रोटेशन निकालूं, इस फोर्स का रोटेशन फ्रॉम दिस इज पिवट, राइट? इस तरह रोटेशन आती है बिल्कुल, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो इस तरह आती है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली, अगर ये पिवट है तो इस तरफ रोटेशन आती है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं इस तरफ, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इन दोनों का नेट टॉर्क निकालूं, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक हो गया? तो एंटी क्लॉकवाइज व्हाट इज, अच्छा मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको साबित करके दिखाता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है या क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज इज फोर्स विच इज, मैंने इसको ग्रीन में लिखा है, तो दिस इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस डी। Similarly, what is clockwise moment? That is same force times distance, right? They both are same now,
क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों का फोर्स भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो मैंने क्या कहा था या हमने क्या पढ़ा था कि अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई होगा और ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहेगा। यानी कि दूसरे लफ्जों में जो स्टीयरिंग व्हील जो इस तरह सीधा गोल मटोल है ना, ये गोल मटोल ही रहेगा, ना इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ जाएगा। सो इट विल स्टे एज इट इज। तो मैं कह सकता हूं कि एफ डी इज इक्वल टू एफ डी, और इसकी जो इन जनरल जो इक्वेशन है दैट इज ऑलवेज F1D1 इज इक्वल टू F2D2। ये इक्वेशन हमेशा इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया, वेयर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑलवेज। और प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, F&DN सेम, F&DN बेसिकली कोई भी फोर्स कोई भी डिस्टेंस, कोई भी फोर्स कोई भी डिस्टेंस, एज लॉन्ग एज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट सेम रहे। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड पे एक ही मैस आएगा या दोनों की साइड पे एक ही फोर्स आएगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है एक साइड पे 3 फोर्सेस लग रही हो और दूसरी साइड पे सिर्फ एक फोर्स लग रही हो, और तब भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहे। उसके ऊपर जो नेट रिजल्टेंट मोमेंट है दैट इज जीरो स्टिल। ये जरूरी नहीं, मतलब ये हो सकता है, ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। ऐसे भी हो सकता है कि अगर 3 जगह पे 3 फोर्सेस राइट की तरफ लग रही हैं और उनका जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो कम हो सकता है लेफ्ट से, जहां पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है, और ये भी क्वाइट पॉसिबल है। और इस केस के अंदर लेफ्ट की तरफ बॉडी लीन करेगी, ठीक हो गया। एंड दैट इज द सेम जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको एक मजे के व्यू से देखते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, ठीक हो गया। इन दिस केस यहाँ पे 2 फोर्सेज हैं, राइट, 2 मतलब 3 फोर्सेज हैं डिफरेंट। ये एक ब्लॉक है, इसकी एक फोर्स है, इसका वेट है बेसिकली, और ये रहा इसका डिस्टेंस टी। ऐसा ही है। इसी तरीके से दिस इज फोर्स, जो इसका वेट बेसिकली इसके फोर्स के इक्वल होगा, और ये रहा D2, राइट। सिमिलरली दिस इज फोर्स, जो इसका वेट होगा, ये फुटबॉल है, ठीक है, एंड दैट इज D3 फ्रॉम द पिवट, राइट। दिस इज पिवट, ये पिवट है जिसके इर्द गिर्द रोटेशन होनी है, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको एग्जामिनर बोलता है या फिर आप देख सकते हो कि यार ये तो सीधा खड़ा हुआ है, ये तो अपनी जगह पे स्टिल है, देखो ना ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज हॉरिजॉन्टल। सीसॉ ना लेफ्ट की तरफ बेंड कर रहा है ना राइट की तरफ बेंड कर रहा है। तो अब देखते ही पहचान जाओगे कि यार देखो ना लेफ्ट की तरफ वो लीन कर रहा है ना राइट की तरफ वो लीन कर रहा है। तो ये बात जरूरी है, ये बात पक्की होगी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट दे आर इक्वल। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, राइट। तो ये दोनों इक्वल होंगी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई होगा एंड इट इज वैलिड, ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अब कौन सा होगा। असल में बात यह है कि इन दोनों में से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा कौन सा। सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। देखो ये आपको पहचाना आना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे किस तरीके से। दिस इज पिवट, इसको समझ लो, ये अगर पिवट है, ठीक है, दिस इज पिवट, तो मैं देखता हूँ कि फोर्स यहाँ पे अगर लग रही है तो रोटेशन इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक हो गया, इस तरीके से रोटेशन आएगी। और ये कौन सी रोटेशन होती है, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। सिमिलरली अगर ये पिवट है, दिस इज द पिवट, और ये फोर्स आ रही है, तो मैं इसको पूरा फिट करूं ना, लंबा करूं, तो ऐसे जाती है फोर्स, ठीक हो गया। और व्हाट इज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर मैं इन फोर्सेस को डिफरेंट डिफरेंट कर दूं, लेट मी गिव इट, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, या फिर W3, W3, W2 एंड W1, सही हो गया। सो बेसिकली F1D1 is equals to F2D2 plus F3D3, राइट। अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें नोट करने वाली हैं कि यहाँ पे तो बेसिकली राइट की तरफ 2 फोर्सेस हैं। राइट की तरफ तो एक फुटबॉल भी पड़ी है और एक ब्लॉक भी पड़ा है, बट स्टिल उसका जो नेट
मूवमेंट है जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो कि वो चाहता है कि भाई तू क्लॉकवाइज की जगह पे घूम, तुम क्लॉकवाइज की साइड पे घूमो, रोटेट करो, लेकिन वो नहीं रोटेट कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो एडमेंट है, वो जिद्दी है, वो जिद्दी बच्चे नहीं होते छोटे छोटे शादी में भाग रहे होते हैं, वैसा है वो नहीं बात मान रहा, वो चाहता है कि भाई मैं क्लॉकवाइज पे जाऊं, लेकिन वो जो लेफ्ट पे है, जो फोर्स लेफ्ट पे लग रही है, जो कि उसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में रोटेट करवाना चाहती है, वो नहीं इस बात को मान रही। इन दोनों के दिमाग क्लेश हो गया, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। जो लेफ्ट की तरफ है, जो कि उसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे रोटेट करवाना चाहती है फोर्स, उसका जो प्रोडक्ट है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज स्टिल इक्वल टू द राइट। जो राइट की तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट की रोटेशन करवाना चाहते हैं दोनों फोर्सेस, दे आर स्टिल इक्वल। देखो नंबर ऑफ फोर्सेस डिसबैलेंस है, लेफ्ट की तरफ एक है, राइट की तरफ दो है, लेकिन स्टिल जो लेफ्ट की तरफ है वो अपनी काम पूरा कर रही है। यहाँ पे एक चीज है देखने वाली भाइयों, यहाँ पे एक चीज है देखने वाली। देखो लेफ्ट की तरफ सिर्फ एक फोर्स है, लेकिन वो फिर भी उसको बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो ये फोर्स ही इतनी बड़ी है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ने पूरा का पूरा डेफिसिट पूरा कर दिया है क्लॉकवाइज मूवमेंट का, कि क्लॉकवाइज मूवमेंट की जो दोनों फोर्सेज हैं, ब्लॉक की और फुटबॉल की, वो दोनों फोर्सेज को उसने इजीली कंपेंसेट कर दिया है पहली फोर्स ने। वो या तो फोर्स ही इतनी बड़ी है, या फिर यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है। यहाँ पे ये हो सकता है कि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। देखो ये जो D2 और D3 का डिस्टेंस है ना, और अगर D1 का डिस्टेंस है, D1 का डिस्टेंस सबसे बड़ा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा D1 का डिस्टेंस गलत बनाया, ये रहा D1 का डिस्टेंस, ये D1 का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एक और तरीका भी हो सकता है कि D1 जो डिस्टेंस होता है ना, अगर मैं इसको बढ़ा दूं ना, इसकी वजह से रोटेशन बढ़ सकती है, इसकी वजह से रोटेशनल मतलब वो इजीली रोटेट कर सकती है, उसकी जो रोटेशन है ना वो बढ़ सकती है अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं। और यही रीजन होती है कि सी सॉ के अंदर जब आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो जब वो चाहते हैं कि भाई हमारा पलड़ा भारी हो जाए और जो सी सॉ है हमारी जगह पे लीन कर जाए, हमारी जगह पे बैठ जाए, तो वो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे प्यारे मासूम से बच्चे, वो दूर हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं मैं दूर हो जाऊं, वो बेसिकली डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो जो उनका रोटेशन आएगा, जो डिस्टेंस की वजह से रोटेशन आएगी वो बढ़ जाएगी। जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो इसी डिस्टेंस की वजह से जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वो बढ़ जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो वो बढ़ जाएगा। और जब मूवमेंट बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अप्लाई नहीं होगा, और सी सॉ किसी एक जगह पर बेंड होगा और किसी एक जगह पर बेंड नहीं होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर देखो एक और छोटी सी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, क्योंकि ये समझाने में आसानी होगी मुझे। राइट की तरफ अभी भी कितनी फोर्सेस हैं, दो, लेकिन ये स्टिल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये ना लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर रहा है ना राइट की तरफ टिल्ट कर रहा है। और पिवट, दिस इज द पिवट, राइट, ये आपका पिवट है। ठीक हो गया। अब लेफ्ट की तरफ एक है, लेकिन वो भाई अपना काम पूरा कर रही है, ठीक हो गया, वो अपना काम पूरा कर रही है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारी मजे की, बहुत ब्यूटीफुल चीजें, और एक बड़ा एक कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल टेक्निकलिटी आप लोग इस चीज में देखोगे। देखो फोर्स इस तरफ लग रही है, इसका रोटेशन किधर आएगा, इसको मैं मजीद लंबा करूं तो ऐसे जा रहा है, ये मजीद लंबा करूं तो ये ऐसे आ रहा है, और मजीद करूं तो ये ऐसे जा रहा है। तो ये कौन सा बना, ये बना क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। सिमिलरली राइट साइड टू द पिवट, इस केस में अब ये F3 है, F3 को मैं लंबा करूं तो ऐसे जाएगा, मजीद लंबा करूं तो ऐसे जाएगा, मजीद करूं तो ऐसे आएगा, पूरा एक सर्कल बना। और ये कौन सी है, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है भाई, गौर करो ये भी क्लॉकवाइज है भाई। जो F4 है ये इस तरफ है, मैं इसको एक्सटेंड करूं तो थोड़ा सा टर्न करेगा, और इस तरीके से ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देगा। तो दो डिफरेंस आपको देखने को मिले कि एक ही साइड ऑफ द पिवट, राइट हो या लेफ्ट हो, एक ही साइड ऑफ द पिवट में दो मुख्तलिफ रोटेशन आ सकती हैं, ये पॉसिबल है। F4 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज द F3। ठीक हो गया। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, F3 इज दिस, ये F3 है, ठीक है, अगर सही से नहीं दिख रहा।
तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करे और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करे ऑन द राइट साइड ऑफ द पिवट। तो ये मत करना कि लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट इज इक्वल्स टू राइट साइड ऑफ द पिवट, तो आपका आंसर कंप्लीटली गलत हो सकता है। ये नहीं करना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को अप्लाई करना है। और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है बेसिकली वो दो चीजें हैं, एक लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट पे जो न्यूटन मीटर लगा रहा है फोर्स, और जो एक राइट साइड पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, जो एक ब्लॉक हैंगिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक हो गया? सो व्हाट इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? वो सिर्फ एक चीज है जो न्यूटन मीटर टुवर्ड्स द राइट कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलता हूं, ये डिस्टेंस है d4, ये डिस्टेंस है, दिस इज d4, दिस इज let me use a different color, this is d3. एक सेकेंड, दिस इज d3 राइट। और अगर मैं इसी तरीके से देखूं, दिस इज d1 राइट। ऐसे ही है, d1 d2 और d1 d3 और d4 हमारे पास एक क्लियर कट हो जाने चाहिए। सही हो गया, ये क्लियर होना चाहिए कि ये d4 d3 और d1 कौन कौन से हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सिर्फ एक जो d4 है और f4 है, f4 और d4 राइट। तो हम अपनी इक्वेशन लगाएंगे क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो f4 इंटू d4, ऐसा ही है। और क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी दो फोर्सेस करवा रही हैं, हम उनको लगाएंगे, एक f1 टाइम्स d1 प्लस f3 टाइम्स d3। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। और इसके जरिए आप, हो सकता है आपको एक फोर्स दी गई है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया गया है, फोर्स फाइंड करना है, आपको कोई सी तीन चीजें तो आपको दी जाएंगी एटलीस्ट, फोर्सेस में तो दे देनी चाहिए। या फिर ओवरऑल जितनी चीज आपको फाइंड करनी है ना, वो हमेशा एक ही होगी। आपको सिर्फ एक चीज फाइंड करने को बोलेंगे, दो तीन चीजें फाइंड करने को कभी भी नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आप ए लेवल्स में आके पढ़ोगे। तो आपको एक ही चीज ढूंढने को बोलेंगे। एंड आई होप this clears your critical concepts about the principle of moments, and it was really fun teaching you guys. Assalamu alaikum.